ओके। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का। जैसे कि आप सभी को पता है कल, और कल डेट है आपकी 3 अक्टूबर 2023। तो कल आपका ज्योग्राफी का जो मिड टर्म का एग्जाम है, मिड टर्म का आपका जो पेपर है ये होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी के लिए बच्चों ऑलरेडी हमने आपको 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करवा दिए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते, यूट्यूब की वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि सर जी कल जो हमारा पेपर होने वाला है उसके लिए कम से कम आप एक और सैंपल पेपर ला दीजिए ताकि हमारी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो स्पेशली आपके ही कहने पे इस वीडियो में हम अपना एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में सॉल्व करके समझेंगे। ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से आपके ज्योग्राफी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना, तैयारी में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक चीज बता दूं, अभी आपकी वर्ल्ड मैप को लेके और इंडिया मैप को लेके, ठीक है, जिससे कि वर्ल्ड मैप का 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, इंडिया मैप से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जो कि आपकी 20 से लेके 25 तक की होगी। तो वो भी आपको शाम तक देखने को मिल जाएगी, 5 बजे के आसपास तक। तो इस वीडियो को भी आप जरूर से देख लेना, उससे आपके 10 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे ज्योग्राफी के पेपर के मैप के लिए। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, जिनको पेपर का पैटर्न पता है वो 2 मिनट आगे का स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ नए बच्चे होंगे उन्हें नहीं पता होगा। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट के बच्चों या फिर इवनिंग के, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये आएगा 70 नंबर का। और एक बात जो मैंने आपसे हमेशा कही है, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पेपर के जो सामान्य निर्देश हैं ये पढ़ लेने हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी का जो पेपर है ये 5 खंड में डिवाइड होगा और टोटल नंबर क्वेश्चन होंगे आपके 30। ठीक है, जिसमें आपका खंड का जो है इसमें 1 से लेके 17 होंगे वास्तविक क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके 17 जो वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे। खंड आपका खा जो है इसमें क्वेश्चन 18 जो है ये इसमें आपके 3 नंबर के एमसीक्यू होंगे स्रोत आधारित। और क्वेश्चन 19 जो है एक चित्र वाला क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब जो खंड गा है इसमें 22 से 23 ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि 3-3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन। इनका आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। और 3 नंबर के एक जो वर्ल्ड वाला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड वाली बुक से, एक इंडिया वाली बुक से, इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको अथवा भी मिलेगा। ठीक है, अब खंड घा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अकेला सेक्शन है आपका 25 नंबर का। कैसे सर जी, पहले 35 का था, तो अब क्या हुआ कि मैप वाला जो है ना, इसको सेक्शन ई बना दिया गया है। ठीक है, मैप वाले को अलग बना दिया गया, इसीलिए तो 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे आपके सेक्शन नंबर डी यानी कि खंड घा में। और इसमें भी वही चीज होगी, वर्ल्ड वाला जो क्वेश्चन होगा 5 नंबर का वर्ल्ड वाली बुक से, उसमें एक में चॉइस मिलेगी, और एक इंडिया वाली बुक के क्वेश्चन से 5 नंबर में उसमें चॉइस मिलेगी। ठीक है, 29वां जो क्वेश्चन है ये आपका वर्ल्ड मैप का रहेगा 5 मार्क्स का, और 30 क्वेश्चन जो है ये आपका इंडिया मैप का रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख लें। 5 सेक्शन होंगे ABCDE, 17 एमसीक्यू, 18 होंगे स्रोत आधारित, 20 से 23 आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में आपके 24 से 28 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। सेक्शन ई में 29 वर्ल्ड मैप का और 30 इंडिया मैप का। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेपर है इसे हम 2 वीडियो में समझेंगे। कितने में? 2 वीडियो में। अभी ये जो हमारी वीडियो है ये पेपर 3 का पार्ट 1 है, जिसमें खंड का, खा, गा इन तीनों को समझ लेंगे, यानी कि टोटल 35 मार्क्स का पेपर अभी समझेंगे। बाकी बचेगा खंड घा और ना। ठीक है ना, तो इसको हम पार्ट 2 की वीडियो में समझेंगे। वो वीडियो भी आपको 1-2 घंटे में चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जाके वहां से भी अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। चलिए ओके, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, शुरुआत करेंगे हम अपने सेक्शन नंबर ए से। ठीक है, और सेक्शन नंबर ए में हमारे कैसे क्वेश्चन होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ये जितने भी एमसीक्यू, टोटल 17 एमसीक्यू अभी हम जो करने वाले हैं, इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप अपनी तरफ से भी देने की जरूर कोशिश करना है। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और तैयारी का भी पता चल जाएगा आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ओके, तो आ जाइए, अब हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण भूगोल के लिए प्रमुख मुद्दा है। तो पर्यावरण के लिए जो बेसिकली इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी होती है, इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम प्रदूषण का, भूमि क्षरण का और पर्यावरण के संरक्षण का, इसका हम अध्ययन करते हैं। राइट आंसर क्या निकलेगा? राइट आंसर आपका सी निकलेगा।
जैसे देखिए क्या कहा गया है कि अंधविश्वासों का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें नहीं होता है, जानवरों और उनके आवास की भौगोलिक विशेषताओं के इसमें अध्ययन नहीं होता है, मतलब कंप्लीटली यही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है इसमें, ठीक है। जनसंख्या का विस्फोट का अध्ययन इसमें नहीं होता है, यानी कि एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन जो मेन चीज है ना, वो पर्यावरण भूगोल में क्या होती है, वो है प्रदूषण। ये पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण कैसे प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण के अंतर्गत जो भूमि है उसका कटाव कैसे हो रहा है, वो अपरदन कैसे हो रही है, कैसे वो प्रदूषित हो रही है, खराब हो रही है, और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये बताया गया। तो राइट आंसर हमारा सी निकल कर आ जाएगा। तो द मेन इश्यू ऑफ एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इज द पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। कंप्लीट है, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। चलिए एक सेकंड, ये तो बड़ी ऊपर पहुंच गया भाई। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार पेंजिया जो था इसको दो रूप में विभाजित किया गया, दो भूमि रूप में विभाजित किया गया था, तो उनको क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता नहीं क्या बोलते थे, उन्हें बोलते थे लारेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या बोलते थे? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं बच्चों। पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है? ठीक है, तो पार्थिव ग्रह चट्टानी होने के क्या कारण है? चट्टानी होने के सबसे पहला कारण ये है कि यह ग्रह जो है वो छोटे हैं। क्या है ये? छोटे ग्रह हैं। और इन ये जो ग्रह थे ना, ये बेसिकली क्या बोलते हैं, जो जनक तारे के समीप नहीं समीप थे बेसिकली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो सौर पवन थी इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैसें थी वो रुक नहीं पाई। ठीक है, क्योंकि ये जो बेसाल्ट जो बेल्ट है हमारी, ठीक है, और बेसिकली क्या बोलते हैं, जो जनक तारे इसके ये समीप में थे, ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे गैसें रुक नहीं पाई, तो इससे क्या हुआ, इनका घनत्व जो है उसमें डिफरेंस आया, तो इसकी वजह से ये चट्टानी हुए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, का खा गा ये दोनों ही राइट है। ठीक है, चलिए तो वाई आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रॉकी, तो इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि उसकी बात आती है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको एक ही साथ में 4 एमसीक्यू समझने को मिलेंगे। जी हाँ बच्चों, एक साथ में 4 एमसीक्यू। तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के फटाफट, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करो जिनके पास में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या क्या हमसे पूछा गया, क्या क्या हमें बताया गया। तो लिखा हुआ है कि जो वैज्ञानिक हैं इनके अनुसार बताया गया कि पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब ईयर्स है। बिल्कुल राइट है, पृथ्वी की इतनी ही आयु है। दूसरा, सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है बच्चों? 8.311 मिनट, यानी कि तकरीबन 8.3 मिनट लेता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे सौर मंडल में जो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है वो कौन सा है बच्चों? वो है हमारा पृथ्वी ग्रह। जिस ग्रह पे हम रहते हैं इसी ग्रह का घनत्व जो सबसे अधिक है, यानी कि ये भी राइट हो गया। उसके बाद पार्थिव ग्रह छोटे थे, बिल्कुल ठीक है, जिन्हें अभी हमने देखा था, और इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम थी, साथ ही यहाँ पे गैसें भी नहीं रुक पाई, इसीलिए ये बेसिकली पार्थिव ग्रह जो वो चट्टानी थे। तो मतलब आपको समझ में आ गया ना कि पृथ्वी की आयु के बारे में जो बात कही गई है वो भी राइट है आपकी। सूर्य का प्रकाश जो है वो इतनी देर में पहुंचता है, ये भी राइट है। सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी है, ये भी राइट है। पार्थिव ग्रह छोटे थे, इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी, ये भी राइट है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे हमारी ये जो चारों के चारों कथन हैं ये सभी राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे समझ में बच्चों अच्छी तरीके से, एक ही साथ में आपको 4 बातें पता चली। चलिए इंग्लिश में आ जाइए, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके यहाँ सारी के सारी स्टेटमेंट राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्या कहा गया है। अभिकथन है हमारा और कारण है। देखिए अभिकथन क्या कहता है कि प्रारंभ में हमारी जो पृथ्वी थी ये चट्टानी थी, ठीक है, और बहुत ही गर्म और वीरान, यानी कि शुरुआत में जो पृथ्वी थी यहाँ पे बहुत ही चट्टाने थी, बहुत ही गर्म थी ये, और कोई भी जीवन वगैरह यहाँ पे उपलब्ध नहीं था। इसका वायुमंडल भी बहुत ही विरल था, अर्थात इसका जो वायुमंडल था इसमें भी कुछ नहीं था। इसकी रचना किसने की थी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों ने। बिल्कुल ठीक है। कारण बताया जाता है कि कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण पृथ्वी एक सुंदर बन गई। ठीक है, पृथ्वी पर सुंदरता आई, जीवन उपलब्ध हुआ। ठीक है, जल और जीवन के लिए परिस्थितियां यहाँ पे विकसित हुई, और इसी वजह से आज पृथ्वी पर जीवन मुमकिन हो पाया है। तो बिल्कुल राइट है। अभिकथन में क्या बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, फिर जीवन इन्वायरमेंट कैसे बना। कारण बताया गया कि पृथ्वी की जब जब उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो उस पर जीवन कैसे विकसित हुआ, तो ये यहाँ पे बताया गया है।
सिंपल सी बात है। तो राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अभिकथन एक कारण असत्य है और कारण आर अभिकथन एक की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन ए राइट है, बी भी राइट है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो हम सभी को पता है वो कौन सी अक्षांश रेखा है बच्चों, वो है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। अब ध्यान से सुनो, आपसे मैप होगा ना, मैप, आपसे मैप में, इंडिया के मैप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं उनमें से किसी एक को चिन्हित कीजिए, इस तरीके से। तो आप सभी को बता दूं, एक बार अगर मैप होगा तो मैं मैप निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इंडिया का मैप लेके आता हूँ तब आपको समझाता हूँ कितने राज्य हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा इंडिया का मैप आ चुका है। अब जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है उसको मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको एक ही बार में सब कुछ यहाँ पे समझ में आ सके। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए देखिए, कर्क रेखा जहां जहां से गुजरती है, टोटल कितने राज्य हैं वो, टोटल आपको मैं बता दूं वो है हमारे 8 राज्य। मैं आपकी मैप की भी तैयारी करवा रहा हूँ 5 नंबर की, इसीलिए देखो सबसे पहले ये यहां से चलती है। ठीक है, ये गुजरात से यहां से चलती है, तो सबसे पहला क्या हो गया बच्चों, सबसे पहला गुजरात। ठीक है, गुजरात से होते हुए ये राजस्थान की तरफ चलती है, तो ये राजस्थान हो गया। राजस्थान से फिर ये जाती है एमपी में, तो तीसरा हमारा ये एमपी हो गया। और एमपी से ये इसी के बॉर्डर से जाते हुए ये चलती है छत्तीसगढ़, तो ये हमारा चौथा छत्तीसगढ़ हो गया। फिर यहाँ पे आती है ये झारखंड में, तो पांचवा झारखंड हो गया। फिर छठा जो है ये आ जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और बांग्लादेश को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कंट्री नहीं है। ठीक है, तो बांग्लादेश से होते हुए जाती है यहाँ पे त्रिपुरा, ये हमारा 7वां राज्य हो गया। और त्रिपुरा के नीचे ही यहाँ पे आ जाता है मिजोरम, ये हो गया 8वां राज्य। तो कितने राज्य हैं भाई? पहला है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये आपका त्रिपुरा है, और ये आपका मिजोरम है। तो टोटल 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि अगर मैप में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा है क्या नहीं है, तो अब आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने देखिए मैप को लेके आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। आ जाइए आगे बात करेंगे। विच लैटिट्यूड लाइन डिवाइड इंडिया इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे देखिए, अच्छा अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो राजस्थान देख ही लिया, छत्तीसगढ़ भी हमने देख ही लिया, त्रिपुरा भी हमने देख ही लिया, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। क्योंकि उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा है बच्चों, आप देखेंगे ये वाली जगह, यहाँ पे उड़ीसा, तो यहाँ से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आंसर आपको पता चल गया ना, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो गया। ठीक है, इसीलिए देखिए मैं मैप के साथ में आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए क्या है बच्चों, कि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं इनकी विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो यानी कि 3 विशेषताएं आपको प्रायद्वीपीय नदियों की पता चलेंगी। सबसे पहली विशेषता ये कि प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं ये अपने एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। इनका एक जो मार्ग है, जो रास्ता वो तय है, ये उसी पे चलती हैं। ठीक है, ये नदियां कभी भी विसर्प नहीं बनाती, यानी कि ये नदियां कभी भी ऐसे 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 या फिर ऐसे ऐसे नहीं चलती हैं। ठीक है, ये नदियां बारहमासी नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये बारहमासी हैं, ये गलत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां क्या हैं? बारहमासी हैं, ये गलत है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कौन सा आंसर निकलेगा? ऑप्शन नंबर डी, ये नदियां बारहमासी हैं, ये गलत है क्योंकि ये बारहमासी नहीं होती। ठीक है, आगे देखेंगे लिस्ट में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मृदा से संबंधित जो अध्ययन होता है इसको किस विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। तो बच्चों को लगता होगा जियोलॉजी हो सकता है, क्योंकि इसमें जियो प्लस लॉजी, अर्थात इसमें भूगोल का अध्ययन है, तो शायद मृदा भी इसमें हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मृदा से संबंधित अध्ययन का नाम है बच्चों पेडालॉजी। क्या है? पेडालॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं, और यही परत जो है वो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खास करके मौसम वगैरह के लिए। तो कौन सी वो परत है? वो है बच्चों क्षोभ मंडल, क्योंकि हमारे मौसम से संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं वो इसी के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए निकल कर आ जाएगा। देखेंगे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली जो पैरावैग्निक किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं, इनको अवशोषित कर लेती है, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा हानि होने से बचाती है। तो उस गैस का क्या नाम है भाई? उसका नाम है बच्चों ओजोन गैस। ठीक है,
अब ओजोन गैस तो ये हो गई। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पेड़ पौधों के खाने बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो पता ही होगी, जो 7वीं 8वीं पढ़ी होगी साइंस में, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन तो आप सभी को पता है, ये निर्जीव और सजीव दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और रही बात ऑक्सीजन की मात्रा की, तो वो कितनी है? वह 20.95%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 78 पॉइंट कुछ है, ठीक है। कंप्लीट तो नहीं पता, 78 पॉइंट कुछ है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात। चलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्या है बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? तो आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के संबंध में। तो देखिए इकोनॉमी किसी देश के बारे में समझने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? कृषि का अध्ययन करते हैं, परिवहन का अध्ययन करते हैं, उद्योग यानी कि फैक्ट्री का अध्ययन करते हैं। इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि किसी देश की इकोनॉमी कैसी है, अर्थात ये आर्थिक भूगोल के हैं। लेकिन जनसंख्या का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, ध्यान से समझिएगा। किस विशेषज्ञ ने जो निहारिका परिकल्पना थी ये दी थी, ठीक है। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं, एक होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क छोड़ता हूं, आपको बताना है कि निहारिका परिकल्पना किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको क्वेश्चन कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा? नाम भी लिखना चाहे तो नाम भी बता सकते हैं, ठीक है। नाम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया आज का। चलिए वैसे आंसर मैं पिन कर दूंगा कमेंट में जैसे वीडियो एंड होगी। विच एक्सपर्ट गिव द नेबुला हाइपोथेसिस, तो आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट में मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन 14 क्या है? मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो हम सभी को पता है मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है दुर्बलता मंडल, जिसे हम एस्नोस्फियर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्नोस्फियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है? भूपट्टी और मेंटल, इसके ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? अभी देखो हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि जो मेंटल का ऊपरी भाग है इसको तो बोलते हैं दुर्बलता मंडल, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, हाँ लेकिन दुर्बलता मंडल है ना, हाँ। जो भूपट्टी और मेंटल है ये जब मिलकर बनाते हैं तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिथोस्फियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट एंड मेंटल कॉर्ड? इट इज लिथोस्फियर। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्न में से भारत का प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है? सबसे प्राचीनतम, तो हम सभी को पता है वो कौन सा है बच्चों? वो है प्रायद्वीपीय पठार। फिर हिमालय आता है, फिर अरावली पर्वतीय हिमालय आती है, फिर उत्तरी मैदान आते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अब देखो यहां पर ना आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन, साथ ही कुछ एमसीक्यूज एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन क्या है हमारा? गंगा नदी तंत्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। गंगा नदी तंत्र के बारे में कौन सा सही होगा? सबसे पहला है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के नजदीक से ये गंगोत्री हिमनद जो है यहाँ से निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 3900 मीटर की ऊंचाई से। मैं आपको मैप के द्वारा इस क्वेश्चन को समझाता हूं अभी, ठीक है। देखो हमारा जो उत्तराखंड है, एक बार इसको लेके आते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे हिमाचल आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा यूपी है, और ये हमारा है बेसिकली उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये जो जगह है ना, ये वाली, ठीक है, उत्तरकाशी जिले का ये जो क्या नाम है, गंगोत्री जो हिमनद है, यहाँ से निकलती है। और कितनी ऊंचाई से? 3900 मीटर की ऊंचाई से ये गंगा नदी निकलती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर आपसे गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछे तो यहाँ से बता देना। एक चीज और, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थल वो कहाँ से है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल गंगा नदी के ऊपर में है। और कहां से भाई? ये है यमुनोत्री हिमनद से। किससे? यमुनोत्री हिमनद, यहां से है। याद रखेंगे गंगा और यमुना नदी के बारे में। अभी आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैप के अकॉर्डिंग भी आपको समझा रहा हूं ताकि मैप में भी आ जाए तो आप समझ पाएंगे। उसके बाद जहां से ये नदी निकलती है वहां पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, दोनों नदियों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। एक नदी बहुत ही ज्यादा साफ है तो दूसरी नदी बहुत ही ज्यादा गंदी है, यानी कि गंदी इन द सेंस इस तरीके से कि वो मिट्टी उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, तब यह गंगा कहलाती है। जो कि ये गंगा नदी देवप्रयाग में जब इनका संगम होता है तब ये कहां पहुंचती है? हरिद्वार में। और वहां पे जाके इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है। तो ये कुछ बातें थी
गंगा नदी के बारे में, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ भी एमसीक्यू पूछा जाए, उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो गंगोत्री हिमनद में है। ठीक है, और ये कहाँ पे, गौमुखी निकट है, किस जिले में, उत्तरकाशी में, राज्य कौन सा, उत्तराखंड है। कुछ ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, गंगा कहाँ पे बनती है, ये किन किन का संगम होता है, तो भागीरथी, अलकनंदा, ये चीजें। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। 17 के सारे आंसर आपके राइट है, तो ऑप्शन आपका ई राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, 20 मिनट हमारे हो चुके हैं और यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया है, हमने अपना सेक्शन नंबर जो ए था, टोटल 17 एमसीक्यू, जिसमें 16 का तो आंसर दे दिया, एक एमसीक्यू जो रह गया उसको मैं आपको कमेंट में पिन करके बता दूंगा। ओके, चलिए बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, जो कि हमारा सेक्शन नंबर बी, सोर्स बेस्ड और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखेंगे 18 दिया गया है, आप इसे चाहो तो यहाँ से पढ़ लो, पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा आपका। आपको अगर पढ़ना ही है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको, बाकी मैं आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर बताऊं। ठीक है, देखिए 18.1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली जो पैरावैग्निक किरणें हैं इनको अवशोषित कर लेती है, तो आपको मैं बता चुका हूं, उस गैस का नाम है बच्चों ओजोन गैस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो सौर विकिरण यानी कि सूर्य से आने वाले प्रकाश इसके लिए पारदर्शी होती है, और पार्थिव विकिरण पृथ्वी से जाने वाले जो प्रकाश है उसके लिए अपारदर्शी होती है। तो कौन सी है भाई, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल की जो गैसें हैं इसमें नाइट्रोजन का भाग कितना है, 78.08% है। तो ऑक्सीजन की कुल कितनी मात्रा है, तो आपको मैंने बताया था अभी कितनी है, 20.95%। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजिली यहाँ से अपने इस पैसेज को रीड आउट कीजिए। ठीक है, हम आपको सीधा क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो 18.1 क्या कहता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज इमिटेड फ्रॉम द सन, दैट इज ऑक्सीजन। जो यहाँ पे बात आती है इसका ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो क्या नाम है ऑक्सीजन की फुल मात्रा है वो कितनी है, 20.95%, बी राइट है, कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 19 में हमें एक चित्र दिया गया है और चित्र में एक मैप जैसा चित्र। ठीक है, ये पश्चिमी जो हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय, इसका चित्र हमें दिया गया है। अब आपको ना यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब आपसे पेपर के अंतर्गत जो मैप होगा ना, इंडिया वाला मैप, उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जो केटू पर्वत चोटी है ये कहाँ पे है, याद रखेंगे। केटू पर्वत चोटी, ये जो ऊपर का हमारा ये वाला एरिया है ना, ये वाला, यहाँ से ये भारत और पाकिस्तान में रहती है। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाता है कि नगा पर्वत कहाँ है, तो ये यहाँ पे देखेंगे लद्दाख का ये जो एरिया है। ठीक है, और पाकिस्तान का एरिया, ये इन दोनों जगह पे है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो शिपकीला दर्रा है, ध्यान से देखिए, जो शिपकीला दर्रा है ये कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है भाई अच्छी तरीके से, क्योंकि आ सकती है आपके पेपर में। ठीक है, अब इसी के आधार पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि वृहत हिमालय किसे कहते हैं। तो बेसिकली वृहत हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची श्रेणी है, और अधिक ऊंचाई होने के कारण हम सभी को पता है कि बर्फ यहाँ पे ज्यादा बनती है। सिंपल है, हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में चाप की आकृति में पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। देखो आपको बताऊं क्या बताया गया है, चाप की आकृति में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में, यानी कि देखो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा उत्तरी एरिया है। ठीक है, ये यहां से लेके इधर से इतने एरिया में ये फैली हुई है। ठीक है, तो यानी कि ये उत्तरी हो गया और ये पूरब से ये पश्चिमी हो गया, इतने एरिया में ये हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। कुल कितनी लंबाई है इसकी, 2500 किलोमीटर। उसके बाद शिवालिक श्रेणी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो शिवालिक श्रेणी जो है यह मध्य हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर जाती है, और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे अंतिम श्रेणी है जो कि उससे मैदानों इसके जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा एक मैप वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आपको ये बता दिया कि एक दो मैप ही आ सकते हैं, तो उसको आपको कैसे इंडिकेट करके बताना है। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में इस मैप को मैं ऐड करना भूल गया, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हाट इज द ग्रेट हिमालय, वेयर आर हिमालय माउंटेन्स स्प्रेड एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द शिवालिक रेंज। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब यहाँ पे शुरू होगा बच्चों आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन,
सेक्शन नंबर सी, जिसमें हमारे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू होंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हर एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको बताया था कि वर्ल्ड और इंडिया के हिसाब से आपको एक एक चॉइस मिलेगी। तो क्वेश्चन 20 क्या कहता है कि पृथ्वी पर जिस वायुमंडल के कारण आज हम जिंदा हैं, जिस वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन विकसित हो पाया है, आखिर उस वायुमंडल का यहाँ पे डेवलपमेंट जो विकास है वो कैसे हुआ। तो आइए, पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की मुख्यतः जो वो 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवस्था। कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था कहती है कि इस अवस्था में जो सौर पवन थी इसके कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ये पृथ्वी से दूर हो गई। ठीक है, जो कि एक मनुष्य के जीवन के लिए अच्छा था। ठीक है, तो ये गैसें दूर हुई। फिर द्वितीय अवस्था में क्या हुआ? धीरे धीरे करके जो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, वीरान थी, विरल थी, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे क्या हुआ? पृथ्वी धीरे धीरे करके कई लाखों वर्षों में ठंडी हुई। और यहाँ पे जब विभेदन हुआ तो पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैस है, इसके कोर से, ठीक है ना, जो हमारा क्रोड है ना, क्रोड, उसके अंदर से बहुत सारी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। तो इससे क्या हुआ? जब ये बाहर निकली तो पृथ्वी जो थी वो धीरे धीरे करके ठंडी होने लगी। ठीक है, और ठंडी होने से ये सारी बहुत सारी गैसें बाहर निकली। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि ऐसी ऑक्सीजन जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई। फिर आती है तृतीय अवस्था। इसमें पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट, ये आप सभी को पता है, जब कोई भी नया ग्रह बनता है तो पृथ्वी के कोर से बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं, तो जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ज्वालामुखी जब विस्फोट हो रहे थे, इसके कारण जलवाष्प और गैसें धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर यही जलवाष्प संघनित होकर, आप सभी को पता है, जलवाष्प संघनित होकर क्या करते हैं? ये बादल बनाते हैं, और बादल फिर क्या करते हैं? कई प्रकार की वर्षा को करते हैं। तो इससे क्या हुआ? वर्षा की वजह से बहुत सारे महासागर बने। अब जब महासागर बने तो उसमें गैसों की वजह से ये जो प्रक्रिया हुई, इसकी वजह से कुछ जलीय जीव ये उत्पन्न हुए, और धीरे धीरे करके यही जलीय जीव जो है यहाँ पे जीवन को यहाँ पे इन्होंने निर्माण किया, और फिर जाके मनुष्य जो थे आदि मानव के रूप में यहाँ पे जन्म लिए। तो ये 3 विशेषताएं थी। पहली अवस्था में क्या हुआ? गैसें दूर हुई। दूसरी अवस्था में प्रवेदन हुआ। तीसरी अवस्था में जीवन का विकास हुआ, खास करके जलीय जीवन का विकास हुआ। ठीक है बच्चों, तो 3 अवस्थाओं में ये कार्यक्रम पूरा हुआ। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अथवा की। ग्रह, हम सभी को पता है बहुत सारे ग्रह हैं, तो इन ग्रहों के निर्माण की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं? तो ग्रहों के निर्माण की भी 3 ही अवस्थाएं हैं, आइए करके समझते हैं। ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाओं में पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था क्या कहती है कि ग्रहों का निर्माण जो है वो तारों से हुआ है, अर्थात जो तारे हम रात को सोते समय या फिर रात में कभी ऊपर टहलने जाते हैं, ऊपर जो देखते हैं, ऐसा बोला जाता है कि इन्हीं से हुआ है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आरंभ में क्रोड का निर्माण हुआ, जिसके चारों ओर गैस और धूलकणों का चक्कर लगाती हुई तस्तरी विकसित हो रही थी। उसके बाद में गैसीय बादल संघनन हुए, जिसके कारण क्रोड के आसपास का पदार्थ छोटे छोटे गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित हो गया, जिन्हें ग्रहाणु कहा गया। और इन ग्रहाणुओं के गुरुत्वाकर्षण बढ़ने की वजह से ये आपस में जुड़कर एक बड़े पिंड का रूप धारण कर गए, और यह ग्रह निर्माण की तीसरी और अंतिम अवस्था मानी जाती है। सिंपल सी बात है, पहले क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि ग्रहों का निर्माण तारों से हुआ। कैसे? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो क्रोड था इसका निर्माण हुआ पहले, जिसके चारों ओर गैसों का धूलकड़ी चक्कर लगाते थे, तो एक बहुत ही बड़ी तश्तरी ये विकसित हुई। फिर यहाँ पे जो गैसें थी, ये क्या किया इन्होंने? गैसीय बादल बनाए, और गैसीय बादल ने संघनन होने की वजह से क्रोड के आसपास के जो पदार्थ थे, इनके पिंडों को, जो छोटे-छोटे थे, इनको बहुत सारे छोटे-छोटे पिंडों में विभक्त कर दिया, यानी कि बाँट दिया। ठीक है? उसके बाद जिन्हें ग्रहाणु कहा गया, और धीरे-धीरे करके ये ग्रहाणु आपस में जुड़ गए, और इन्हीं से एक इतने बड़े ग्रह का निर्माण भी हुआ। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चल के अभी और क्वेश्चन आपको मैं समझाऊँगा, और भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। 30 मिनट हमारे हो चुके हैं, और अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आई नो वेरी वेल कि आप अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। ठीक है, पेपर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। इंग्लिश में आ जाते हैं कि हाउ डिड द एटमॉस्फेयर डेवलप ऑन अर्थ। तो एटमॉस्फेयर डेवलप अर्थ पे कैसे हुआ? तो पहली स्टेज क्या थी, दूसरी स्टेज क्या थी, फिर तीसरी स्टेज क्या थी, ये बता देंगे। ठीक है, फिर व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स, तो क्या क्या थी इसके बारे में। तो फर्स्ट स्टेज क्या थी, सेकंड क्या थी, एंड थर्ड क्या थी, ये बता देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी कि सॉरी थर्ड का सेकंड क्वेश्चन जो है
ये आपसे पेपर के अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं 3 में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 3 नंबर में आएगा तो आप आधा आंसर लिखना, 5 में आएगा तो सारे लिखना, ठीक है। ओके, तो हम कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 जो कि पेपर में आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक और आर्थिक लाभ होते हैं। इस कथन को आपको यहाँ पे प्रमाणित करना है। बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि जब नदियों को आपस में जोड़ते हैं तो उसके सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ क्या होता है कि बड़ी जो नदियां होती हैं इनमें जल शक्ति की भारी संभावना है। बड़ी बड़ी नदियां जो है भारत की या फिर वर्ल्ड की, चलिए भारत की बात हो रही है तो भारत की बात करेंगे। भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा, कावेरी नदी, दामोदर, चंबल, बहुत सारी हैं। तो ये इन सभी नदियों से क्या होता है कि जल शक्ति यानी कि जल से बनाई जाने वाली बिजली या पावर जो है इसकी बहुत सारी संभावनाएं होती है। जैसे कि उत्तर में हिमालय, मध्य में सतपुड़ा, पूर्व में छोटा नागपुर, उत्तर पूर्व में मेघालय और पूरब और पश्चिमी घाट, ये सभी जल की भारी संभावना से भरे हुए हैं क्योंकि यहाँ यहीं पर सबसे बड़ी बड़ी नदियां जो हैं उनका उद्गम स्थान पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है जल से शक्ति बनाया जाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही सस्ता भी पड़ जाता है। तो इससे इकोनॉमिकल भी और सोशली बहुत ज्यादा लाभ होता है। उसके बाद यदि इन नदियों के अतिरिक्त जल को यानी कि बिजली या फिर जल शक्ति हमने बना ली, इसके अलावा भी अतिरिक्त जल को कम जल वाली नदियों में जोड़ दिया जाए तो कृषि में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति संभव है। अर्थात आज भी भारत में 20 से लेकर 25% कृषि एरिया या फिर क्षेत्र ऐसे हैं जो कृषि करते हैं लेकिन वहां पे सिंचाई नहीं हो पाती है। तो इन बड़ी बड़ी नदियों के लाभ ये भी हैं कि इनके कुछ जल को छोटी छोटी नदियों के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जा सकता है जिससे कि कृषि और भी संपन्न हो पाएगी, ठीक है। तो इससे लोगों को भी फायदा होगा और देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि नदियों को आपस जोड़ने से अन्न उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी। कृषि की वजह से सिंचाई होगी तो अन्न उत्पादन क्षमता ही बढ़ेगी, साथ ही जल शक्ति उत्पादन बढ़ेगा। और ऐसे क्षेत्र जहां पे बाढ़ आती है नदियों की वजह से, अगर वहां से नदी आप काट के दूसरी जगह भेज देंगे सूखे वाली जगह पे, तो क्या होगा? सूखा वाला अब सूखा नहीं रहेगा और बाढ़ वाली जगह पे बाढ़ नहीं आएगी, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो ये नदियों को जोड़ने के आपस में फायदे होते हैं। साथ ही नदियों को जोड़ना, हालांकि ये तो माना जाता है कि कोई सरल योजना नहीं है क्योंकि भारत में ना कोई भी काम करना सरल नहीं है क्योंकि इसमें टांग अड़ाने वाले एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने विपक्षी लोग होते हैं। तो इसीलिए हालांकि नदियों को जोड़ना तो अच्छी बात है, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा फायदे भी होंगे, लेकिन इसको काम करना बहुत मुश्किल हो पाता है। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ विपक्षी लोगों की वजह से। उसके बाद अल्पकालिक रूप से ही नहीं बल्कि दीर्घकाल के आधार पे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए वरदान है। यानी कि छोटे समय के लिए नहीं, अगर नदियों को आपस में जोड़ा जाए और जो बात अभी मैंने आपको बताई अगर ऐसा होता है तो ये 1-2 साल नहीं, आने वाले न जाने कितनी सदियों तक वहां के लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी, इकोनॉमिकल भी और सोशली भी, ठीक है। तो ये फायदे हैं बच्चों कि जब नदियां आपस में जुड़ती हैं तो इसके क्या क्या फायदे हमारे सामने निकल कर आते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को 21 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। जस्टिफाई द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटमेंट ऑफ लिंकिंग रिवर्स इन इंडिया। तो क्या क्या इसके आंसर हैं? आप इन पॉइंट को, 5 पॉइंट है, ठीक है, एक और होगा नीचे, ये रहा छठा पॉइंट, आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, सॉरी 22 है बेसिकली। 27 इसलिए बोला क्योंकि अभी ना मैं 12th का होम साइंस का एक पेपर बना रहा था, ठीक है, तो जस्ट फिर आपका ज्योग्राफी का बनाना पड़ा, तो इसलिए क्वेश्चन का वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप ना यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए चट्टानों के अपक्षय की जो रासायनिक प्रक्रिया है ये कितने प्रकार की होती है? इन्हीं 3 प्रकार के चट्टानों के अपक्षय को आपको बताना है। ध्यान से समझिए, चट्टानों के अपक्षय यानी कि चट्टानों का टूटना, एक तरीके से बोल सकते हैं इस तरह से। तो ये रासायनिक प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है, लेकिन मतलब बतानी हमें 3 प्रकार की है, होती 4 प्रकार की है। ध्यान से समझेंगे। पहली है विलयन, ठीक है, पहली है विलयन, दूसरी है कार्बोनेशन, तीसरी है जलयोजन और चौथी है ऑक्सीकरण। विलयन क्या होता है? बेसिकली चट्टानों में मौजूद कई प्रकार के खनिज जो कि जल में घुल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम। इस तरह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र जलवायु में ऐसे खनिजों से युक्त शैलें अपक्षय हो जाती है। यानी कि देखिए चट्टानें जो होती हैं कई प्रकार की, इसमें क्या होता है, बहुत सारे खनिज मिले होते हैं जो कि क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, सल्फेट और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। तो ऐसे चट्टानी इलाके जहां पर वर्षा ज्यादा होती है
वहां की चट्टानों में उपस्थित ये जो खनिज है वो घुल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, सेल जो है टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इससे चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का कटाव होता है। दूसरा है कार्बोनेशन। वर्षा के जल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है और यह अम्ल चूना युक्त चट्टानों को घुला देता है। अर्थात जो कार्बोनेशन ये क्या करती है, जो वर्षा होती है, हम सभी को पता है इस वर्षा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, ठीक है, वर्षा के पानी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड वे चट्टानें जो चूना युक्त चट्टानें होती हैं उनको बेसिकली तोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती हैं, जो चूना जो चट्टानें होती हैं इनके लिए अच्छा नहीं है, उनको तोड़ देती है। तो ये उससे टूटती हैं, उसका अपक्षय होता है। ठीक है। तीसरी है बच्चों जलीय जल। कुछ चट्टानें जैसे कि कैल्शियम सल्फेट जल, मतलब कैल्शियम सल्फेट जो है इससे बनी होती हैं। तो ये जो जल है ये इसको सोख लेती है और फैलकर कमजोर कर देती है, बाद में ये फिर टूट भी जाती है। यानी कि देखो, कुछ चट्टानें किससे बनी होती हैं, कैल्शियम सल्फेट से। तो जब वर्षा होती है तो ये उस जल को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं और अंदर ही अपने आप को फुला देती हैं और फिर इसको तोड़ देती हैं। तीसरी होगी, फिर है ऑक्सीकरण। जिस प्रकार लोहे पर जंग लगना जारी होता है, इसको हम ऑक्सीकरण करते हैं। चट्टानों के संबंध में ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से यह प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल से मिलने की वजह से होती है, जो कि चट्टानों को धीरे धीरे ऊपर ऊपर से खाती रहती है। ठीक है, तो ये बातें थी बच्चों किसके बारे में, चट्टानों के अपक्षय के संबंध में 4 बातों के बारे में। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बात करेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स आर देयर एक्सप्लेन। तो पहले सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन एंड ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चन है, जितने नहीं बेसिकली हम बात करते हैं और 23rd वाला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला वाला, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह जो है इनका आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है 3-3 बिंदुओं के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर 5 नंबर में आएगा तो आपसे पूछा जाएगा 5-5 बिंदु में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, किसका, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों का। तो एक एक करके हम सभी का अध्ययन करते हैं, आइए समझिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अरब सागर के द्वीप की। ठीक है, पहले अरब सागर के द्वीप की बात करेंगे, फिर बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप की। एक बार अंडरलाइन कर देते हैं हम इन सभी को। ओके, चलिए देखिए अरब सागर के द्वीप की जहां तक बात रही, अरब सागर के द्वीप छोटे होते हैं और यहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं है, अर्थात ये रहने योग्य नहीं होते। ठीक है, अरब सागर के द्वीपों में कोई भी ज्वालामुखी नहीं होता है। टोटल अरब सागर में जो वो 36 द्वीप पाए जाते हैं, जिस पर से मात्र 11 द्वीपों पर ही मानव बसा हुआ है, यानी कि ज्यादातर मानव जो वो मात्र 11 द्वीपों पर ही रहते हैं। ठीक है, अरब सागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिनिकॉय द्वीप, जो कि कहाँ पे मिनिकॉय द्वीप, ये लक्षद्वीप पर स्थित है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है बच्चों कि अरब सागर में कितने द्वीप हैं, 36 हैं, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय या फिर मिनिकॉय द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो लक्षद्वीप है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस लक्षद्वीप पर इसे 11 डिग्री चैनल के द्वारा ये अलग करता है और यह पूरा का पूरा द्वीप प्रवाल निक्षेप किससे बना हुआ है बच्चों, प्रवाल निक्षेप से। तो पूछा जा सकता है अरब सागर का द्वीप किससे बना हुआ है, तो प्रवाल निक्षेप से। वहीं इसके उलट बंगाल की खाड़ी आती है। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं ये बहुत ही बड़े हैं और ये यहाँ के जितने भी द्वीप हैं वो ज्यादातर रहने योग्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बैरन द्वीप नाम का ज्वालामुखी है, जो कि जीवांत ज्वालामुखी, यानी कि जहाँ पे उद्गार होते रहते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप हैं। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये शामिल है। इन्हें 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है और इन द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो अब आपको अगर मैं डिफरेंस की यहाँ पे बात करूं तो आप बता देंगे क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नहीं है, दोबारा समझा दूं। ठीक है, डिफरेंस की जहां तक बात रही तो इसको आपको मैं दोबारा समझा देता हूं ताकि आप समझ जाए अच्छे तरीके से। देखिए जो अरब सागर के द्वीप हैं ये छोटे होते हैं, आवास योग्य नहीं होते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी के द्वीप बड़े होते हैं और आवास के योग्य होते हैं। अरब सागर के द्वीपों में ज्वालामुखी मिलता नहीं है एक भी, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जीवांत ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। अरब सागर में 36 द्वीप हैं जिसमें 11 पे मानव रहते हैं, सबसे बड़े द्वीप है मिनिकॉय और लक्षद्वीप में ये शामिल है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है। अरब सागर में
बेसिकली ये प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है और जो बंगाल की खाड़ी है इसकी उत्पत्ति हुई थी, मतलब ये जो 572 द्वीप है ना, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ज्वालामुखियों से हुई है, ऐसा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ऑलरेडी हमारे 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि आपको समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा होगा और तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। ठीक है, अथवा की बात करते हैं। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है, अर्थात हिंद महासागर पे हमारा जो भारत है स्थित है, उसके सेंटर में होने की वजह से आखिर भारत की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर के तक विस्तृत है। पश्चिम में अरब सागर, जैसे कि हम सभी को पता है, जिधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, पूर्वी पश्चिमी घाट की बात हो रही है। तो इसमें एशिया में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति, पश्चिम में स्थित यूरोप, इनके राष्ट्रों से संबंधित यानी कि वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके संबंध में भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यहाँ से व्यापारी संबंध स्थापित करने में सहायक है। अब कैसे सहायक है, तो आइए मैप के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए, अरेबियन सी किधर है, ये रहा हमारा अरेबियन सी, यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ एक बार इसको। ठीक है, एक सेकंड, हाँ देखिए अरेबियन सी यहाँ पे है। तो बाकी का जो वर्ल्ड का एरिया वो किधर है, अभी आपको बताता हूँ। इसको मैप को मैं छोटा कर देता हूँ, अरे ये तो बहुत छोटा हो गया। चलिए देखिए, ये अरेबियन सी है, तो इधर आप सभी को पता है यूरोपियन कंट्रीज है इस साइड। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज है, इधर अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। ठीक है, इधर नीचे की तरफ इधर हम जाते हैं इस साइड एरिया में, यहाँ पे आसियान कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप आता है। ठीक है, इस अरेबियन सी से और नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो इन सभी से व्यापार करने के मामले में ये जो भारत का केंद्रीय स्थिति है हिंद महासागर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, हिंद महासागर वास्तव में भारत के लिए एक वरदान है, क्योंकि जल मार्ग के द्वारा जो व्यापार है वो इसी महासागर से भारत को बहुत ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट रहता है। ये चीजें थी आगे समझ में कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्या है। इंग्लिश में आ जाता है, क्वेश्चन को देखेंगे तो मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आइसलैंड ग्रुप ऑफ लोकेटेड इन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो क्या क्या है, आप देख लीजिए। आइसलैंड ऑफ अरेबियन सी, इसके बारे में आपके सामने ये 6 पॉइंट आ जाते हैं। पर आइसलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं। और एक आखिरी क्वेश्चन क्या था, इंडिया सेंट्रल पोजीशन एट द टॉप ऑफ द इंडियन ओशन, राइट द इंपॉर्टेंस। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं, आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 42 मिनट तो टोटल हमारे 43 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से आज का जो हमारा सेक्शन था ये तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। अब बचता है हमारा सेक्शन नंबर डी, जिसमें 5-5 नंबर के अभी 5 हमारे क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन ई जिसमें हमारा एक वर्ल्ड मैप होगा 5 मार्क्स का, एक इंडिया का मैप होगा 5 मार्क्स का। तो इसके लिए बहुत ही जल्द हम आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो लेके आने वाले हैं, और पार्ट 2 की वीडियो भी बहुत ही जल्दी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और आई होप आपको पेपर समझ में आया होगा। पेपर समझ में आया है तो आप सभी बच्चे जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ में से ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आज सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक बार फिर से आप सभी को आपकी क्लास 11 के ज्योग्राफी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अभी एक वर्ल्ड मैप की और इंडिया मैप की वीडियो आएगी, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए और अपनी तैयारी को खुद से करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।